गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी अपना माइक को म्यूट रखें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। लॉ एंड मीडिया टू जो हमारा पेपर कल होने जा रहा है, अभी तक तो पेपर आपका कल है, तो इसमें कितनी तैयारी हो गई है? कोई कोई डाउट भी आ रहा है किसी लोगों को? काफ़ी सारे लोग जो है बहुत दिन से मैसेजेस लगातार कर रहे थे क्लास के लिए, तो आज एक क्लास शेड्यूल की है सिर्फ रिवीजन के लिए कि आपने जो भी पहले पढ़ा है उसको ओवरऑल एक रिवीजन करा लें। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोल सकता है। राजेंद्र शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और तो जो क्वेश्चन पेपर है ना, बस वही बता दो मुझे। देखो, कुछ नहीं पढ़ा उसका तो कोई सोल्यूशन मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास पेपर तो है नहीं, ना मैं पेपर लीक करता हूँ। तो मैं ऐसे आपको बता नहीं जीके सकता कि क्या पढ़ सकते हैं आप। लेकिन यह है जीके कि में 17 पैसे दे दे क्वेश्चन। के कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, सब सुनी हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर आपको लिखने से ही पासिंग मार्क्स मिलेंगे, पढ़ने से ही पास होंगे। 17 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको दे रखे थे, वो इसीलिए दिए थे कि आप 17 क्वेश्चन ठीक से कर लें, आपको उसी में से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा और कम आप बोलो कि पूरा पेपर मैं बता दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कोई पेपर है नहीं। किसी और को कोई कोई क्वेरी है? रिकॉर्डेड क्लास है ये आपकी, क्लास की रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, तो हम लोग शुरू गुड कर रहे हैं आफ्टरनून आज। सर। वेरी गुड आफ्टरनून। यूट्यूब पे भी सर डालते एक हो बार सर? येलो जर्नलिज्म का बता दीजिए। येलो जर्नलिज्म में बता देता हूँ। और किसी का कोई डाउट है? यस सर। हाँ जी, बोलिए। सर मेरे को ना ये क्या कहते हैं सेंसरशिप समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या एक्चुअली कि ये जो ब्रॉडकास्ट सेक्टर है इसमें भी सेंसरशिप वगैरह होती है, और इसमें मतलब जो काउंसिल वगैरह होती है मतलब कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, तो इसमें भी सेंसरशिप का वो होता है, मतलब सीन होता है, मतलब एक तरीके से। चलो, दो डाउट हो गए, तो येलो जर्नलिज्म और एक प्रेस काउंसिल वाला जो सेंसरशिप है, और ब्रॉडकास्टिंग में जो सेंसरशिप है वो। हम्म। तो पहले सर ये तो दोनों क्वेश्चन डाउट। सेम आएगा? मतलब कि अगर जैसे कि क्वेश्चन आया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1978, तो इसी में मतलब हमें सेंसरशिप के बारे में भी लिखना पड़ेगा? अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर। और पहले हम ये दोनों डाउट ले लेते हैं आपके। येलो जर्नलिज्म ले लेते हैं सबसे पहले। ओके सर। तो येलो जर्नलिज्म किसको पता है? जिसको भी पता है एक बार थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में 5-6 पॉइंट येलो जर्नलिज्म के बारे में। क्या होता है येलो जर्नलिज्म? दो मार्क्स मुझे बता दो। लगातार आ रहा है क्वेश्चन। बताइए सार्थक, आप बताओ। सर येलो जर्नलिज्म सर वो होता है कि क्या कहते हैं, हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं अपनी एड में कि जिससे हम उसको उसका जो फैक्चुअल जो मेन है उसको हटा रहे हैं, और कुछ ऐसा मतलब नमक मिर्च लगा के दिखा रहे हैं उसको कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, और उससे लोग क्या कहते हैं आपके वो हो रहे हैं कि हार्मफुल है वो लोगों के लिए। बेसिकली येलो जर्नलिज्म ये है। तो इसी के लिए ही हमारी इस जो इंडिया है जिसमें एक्ट वगैरह आए हुए हैं, आर्टिकल 19 को प्रेस वाले कहते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो है वो है। बट हमारा जैसे आपके पास सेंसरशिप के उसमें वो आया सिनेमेटोग्राफिक एक्ट, उसमें भी हम्म, ये चीज़ बताई गई है कि वही चीज़ें ऐसी करो जो ट्रुथफुल हो, मिसलीडिंग ना हो, और फेयर कंपटीशन वगैरह हो। बट येलो जर्नलिज्म इस चीज़ को बताता है कि ये गलत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। और कुछ कोई बता सकता है येलो जर्नलिज्म इसके अलावा? किसी के पास कुछ पॉइंट है? बताइए मोनिका जी, आप बताइए, आपको तो पता था। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? सर येलो जर्नलिज्म हुआ कि किसी भी न्यूज को, किसी भी आर्टिकल को सेंसेशनल बना के प्रेजेंट करना, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, टीआरपी बढ़ाना। टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखो, बेसिकली फैक्ट से नहीं गड़बड़ होता, मतलब फैक्ट तो सही रहता है, फैक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर मसाला लगा दिया जाता है, उसको अधिक सेंसेशनल बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। मतलब चीज़ करेक्ट है, फैक्ट ठीक है, न्यूज़ वाले फैक्ट को नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं करते हैं फैक्ट को, लेकिन उसके ऊपर नमक मिर्च मसाले लगा के उसको सेंसेशनल न्यूज़ बनाता है कि उनकी टीआरपी थोड़ी सी बढ़ जाए, और जो व्यूवर्स हैं उनके वो अट्रैक्ट हो उनके चैनल को देखने के लिए। इसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैंने काफ़ी डिटेल में ही समझा रखा है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि येलो जर्नलिज्म होता क्या है। येलो जर्नलिज्म का मतलब है किसी भी न्यूज़ को सेंसेशनल बना देना। सेंसेशनल आप समझते ही हो, मज़ा आना चाहिए, व्यूवर्स को मज़ा आएगा तभी वो देखेंगे और आपके चैनल के अंदर व्यूवरशिप बढ़ेगी। व्यूवरशिप बढ़ाने का ही खेल है सारा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी येलो जर्नलिज्म के अंदर। पहली चीज़ ये, फैक्ट करेक्ट है,
लेकिन उसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें मिला कर, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी, जैसे ये अंजलि मर्डर केस हुआ था दिल्ली के अंदर। तो अंजलि मर्डर केस वो क्या था, वो गाड़ी के नीचे लड़की आ गई थी न्यू ईयर की 1 जनवरी की रात को, या 31 दिसंबर को कह सकते हैं उसको। वो आ गई लड़की और वो घसीटते चले गई कई किलोमीटर तक। अब वो जानबूझ के या अनजाने में कैसे हुआ, लेकिन मीडिया ने क्या किया, उस मैटर को इतना हाई किया कि उसके फ्रेंड को पकड़ लाए, उसके पड़ोसियों को पकड़ लाए, उसकी माँ का इंटरव्यू ले लिया, उसके घर में घुस गए। इवन जो कल्प्रिट था जिसने गाड़ी दी, वो उसका तो कोई रोल नहीं था, उसकी भी वीडियो दिखा दी, सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए। ये सब चीज़ें उन्होंने येलो जर्नलिज्म में मतलब आती है, जो मसालेदार बना रहे हैं खबर को, ताकि लोग उसको देखें, लोगों को देखने में वो अच्छा लगे। तो ये हमारा येलो जर्नलिज्म है, जिसमें हम किसी भी छोटी बात को बड़ा करके दिखा देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाए, हमारे अपने चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आने लगे। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, सेंसरशिप क्या होता है। तो सेंसरशिप आपने बोला कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी सेंसरशिप है, और आपका उसमें भी है सेंसरशिप ब्रॉडकास्टिंग में। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सेंसरशिप कोई भी नहीं है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है उसके अंदर सेंसरशिप है। और जो आपका ब्रॉडकास्टिंग एक्ट है, इसमें भी सेंसरशिप नहीं है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं मीडिया को लिमिट करने के लिए, ताकि वो अपने लिमिट को क्रॉस ना करे। वैसे जो हमारा सेंसरशिप है एक्ट है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, उसके अंदर से सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म मेकिंग है, जिसके अंदर फिल्मों को, टीवी सीरियल्स को, कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक को परोसी जाएगी, दिखाई जाएगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हमारे एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखा जाता है उसके अंदर। तो इसके बेसिकली जो है 4 तरह के इसमें फ़िल्म सर्टिफिकेट बताए गए हैं। 4 तरह के फ़िल्म सर्टिफिकेट अगर किसी को भी याद है तो एक बार बता दें कौन से फ़िल्म सर्टिफिकेट हैं। सर यू यूनिवर्सल, और यू है आपका कि जो चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स के हैं वो पेरेंटल गाइडेंस के साथ देख सकते हैं, और एक आपका ए स्पेशल टू एडल्ट्स, और एक और था आपका जो स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए था। हाँ, ये स्पेशल ऑडियंस के लिए। तो ये 4 तरह के सर्टिफिकेट हैं जो आपका ये सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म मेकिंग जो देता है आपको। ये 4 तरह के सर्टिफिकेट हैं जो इंडिया में दिए जाते हैं। सेंसरशिप का मेन काम क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसी पिक्चर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ वायलेशन हो रहा है। अब वायलेशन किस चीज़ का, वायलेशन 2 चीज़ों का होता है। एक एक्ट का वायलेशन हो सकता है, दूसरा आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो सकता है, तीसरा आपका वल्गैरिटी, न्यूडिटी ये हो सकता है। और इसके अंदर और भी है, जैसे अगेंस्ट द एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी हो सकता है। ये येलो जर्नलिज्म वाला पिछले 2 बार से लगातार आ रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये आ भी सकता है आपको, इस बार भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है। और कोई क्वेश्चन आपको डाउट के हैं तो वो पूछ लीजिए एक बार। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी मनीष। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ट्विंकल, बताइए। सर डमी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दो एक बार। डमी एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी। मनीष जी आप भी ये डमी पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, यही पूछता हूँ। ठीक है, डमी एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? वर्ड है डमी। डमी क्या होता है, आप पहले मुझे डमी बताइए, डमी क्या चीज़ होती है? डमी डमी क्या होता है? डमी तो कुछ अभी सैंपल। अभी आप शोरूम में जाते हैं कपड़े खरीदने, हाँ जी सर। जो लेडीज़ होती है, गर्ल्स होती हैं, उनकी शोरूम में तो बहुत ज़्यादा डमी खड़ी होती हैं, जो साड़ी, सलवार या जो भी चीज़ कपड़े होते हैं, सलवार कुर्ता हो गया, जीन्स टी शर्ट हो गया, वो पहना के खड़े कर देते हैं, उन्हें डमी कहते हैं ना। हाँ जी सर। उनका काम क्या है डमियों का? तो हमें शो करना, ये कपड़े जो हैं वो सब दिखाना, उनके सैंपल दिखाना। हाँ, तो इसी तरह से डमी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है किसी भी फाइनल प्रोजेक्ट से पहले। फॉर एग्जांपल कोई भी फाइनल ऐड बननी है उससे पहले उसकी एक डमी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा जो होता है वो प्रोड्यूसर का लगा होता है उसके अंदर, तो उसके पैसे की वेस्टेज को रोकने के लिए डमी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। उसको सेंसर बोर्ड को दिखाया जाता है, उसे अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद फिर उसके बाद फाइनल एडवर्टाइजमेंट बनती है, उसे डमी एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। कोई और किसी का कोई डाउट? एंड सर क्रॉस कमर्शियलाइजेशन। क्रॉस कमर्शलाइजेशन, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। गला काट प्रतियोगिता कहते हैं इसको, क्रॉस कमर्शलाइजेशन को। बताओ क्या होता है, आप लोग खुद ही बता दो क्रॉस कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है। किसी और कमर्शियल को उसके ओवर हम अपना कमर्शियल दें, मतलब उसको बिल्कुल ऐसा मतलब आजकल हो क्या रहा है,
आजकल हो क्या रहा है कि एक कंपनी कोई प्रोडक्ट लेके आती है, दूसरी कंपनी उसको कंपटीशन देने के लिए उससे बेटर प्रोडक्ट लेके आ जाती है, या फिर वो बताते हैं, इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि उनका प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है। क्रॉस कमर्शलाइजेशन में कमर्शलाइजेशन करना, मतलब प्रचार, मार्केटिंग, ये सब आते हैं जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ये सोशल वर्क नहीं है, मतलब फ्री शिप कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कमर्शियल के लिए किया जा रहा है, पैसे के लिए किया जा रहा है। हाँ और जी। कुछ किसी का कोई और डाउट? सर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है तो किसी का, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा डाउट क्लियर कर दें, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो डाउट क्लियर हो गए हैं आपके, अब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 का पेपर मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है। किसी का कोई डाउट है? किसी ने रेज किया हैंड? आनस, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर प्रसार भारती एक्ट 1990 जो उसको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिए एक बार, एग्जैक्टली है क्या वो? बताइए बच्चे, जिसको पता है प्रसार भारती एक्ट 1990 में जो आया है। सर प्रसार भारती एक्ट सर एक लेजिस्लेशन लाई गई थी अपने गवर्नमेंट की तरफ से, प्रसार मतलब ये प्रेस वगैरह के लिए, और मेन था इसका कि फंक्शन करना दूरदर्शन के लिए और ऑल इंडिया रेडियो को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि देखो, ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए जो एक इंफॉर्मेशन को फ्री फ्लो कर सके और एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो सके, और कम्युनिकेशन गवर्नमेंट में और कम्युनिकेशन जो प्रेस ब्रॉडकास्टिंग है उसमें एक अच्छा रोल दे सके ऑटोनॉमी। अब आपको कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है, मान लो एग्जाम में, जो आपको आती नहीं है। अब जैसे प्रसार भारती एक्ट है, इसको वर्ड्स को डिवाइड कर दो। प्रसार पहला वर्ड है, भारती और तीसरा है एक्ट। एक्ट मतलब तो कानून होता है, ये वो कानून है जो 1990 में आया था, ठीक है। प्रसार मतलब क्या होता है? प्रसारण करना, हिंदी का वर्ड है प्रसारण करना। तो क्या होता है प्रसारण करना, मतलब क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करना। तो प्रसार भारती एक्ट किस लिए आ गया? भारती का मतलब क्या है? इंडियन है। तो प्रसार भारती एक्ट है, इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ का जो टेलीकास्ट होगा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि वो हमारी जो सामाजिक जो मूल्य हैं, एथिकल वैल्यू, मॉरल्स हैं जो हमारे, या जो इंडिया के लोग जिस चीज़ को देखना है उससे अलग हट के कोई चीज़ ना हो, उसको कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। कोई भी चीज़ जो एयर वेव्स के थ्रू जा रही है, एयर वेव्स के थ्रू जाती है ना सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर, सिग्नल के थ्रू जाती हैं, तो वो सब चीज़ें। बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल में आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, उससे आप पढ़ सकते हो प्रसार भारती एक्ट को। वैसे ये दोनों चीज़ों के लिए आया था, जर्नलिस्ट के लिए भी आया था, और जो न्यूज़पेपर एजेंसीज वगैरह हैं उनका भी इसमें जिक्र है, और साथ साथ ये ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करना है इसका, मतलब वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर में पहला हम सेक्शन ए से ही शुरू करेंगे। सेक्शन ए में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है आपका, यह है व्हाट इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? व्यवसायिक विज्ञापन क्या होते हैं? सर जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो तो कमर्शियल ही होते हैं, बिजनेस वो से के लिए किए जाते हैं ना, प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए किए जाती हैं सारी, मतलब वो तो जितने, commercial हैं। बिल्कुल, जितनी भी ऐड है वो किस प्रोडक्ट को बेचने के लिए की जा रही है ना, और जो भी ऐड बेचने के लिए की जाती है वो कमर्शियल ऐड है। इसमें आप कुछ एग्जांपल भी डाल देना, कोई टूथपेस्ट की ऐड, कोई शैम्पू की ऐड हो गई, या किसी XYZ किसी मशीनरी की ऐड हो गई, कार की ऐड हो गई, ये सारी कमर्शियल ऐड हैं, सब कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल के साथ दूसरी ऐड भी बता दें जो कमर्शियल नहीं है। तो ऐसे कौन सी ऐड है जो कमर्शियल नहीं होती लेकिन वो भी ऐड है? सोशल कॉज के लिए कोई ऐड आ रही हो, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज सिनेमेटोग्राफी। चलचित्र कला क्या है? सिनेमेटोग्राफी क्या होती है? अब यहाँ पे एक्ट नहीं बताना है आपको, सिनेमेटोग्राफी एक्ट नहीं लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे आपको सिनेमेटोग्राफी क्या है ये बताना है। तो क्या है सिनेमेटोग्राफी? बताइए, किसी को पता है तो? सिनेमेटोग्राफी बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि सिनेमा का कंट्रोल वगैरह ये चीज़ें, आई थिंक। देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो तो वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करना। इसमें एक वर्ड है सिनेमा, एक है ग्राफी, ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो ग्राफ मतलब ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है, कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट हो रही है ग्राफिक्स है वो। जैसे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी एक ग्राफिक है। फिल्म, मूवी, टीवी सीरियल, ये सारे ग्राफिक्स ही तो हैं।
सिनेमा पे दिखने वाले ग्राफिक्स, उसे सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। अब सिनेमा से सिनेमा हॉल मत समझना, सिनेमा में टीवी भी आ जाता है। आपका जो भी चीज़ प्रेजेंट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के थ्रू, जो चलती हुई दिखती है हमें, चलचित्र हिंदी में कहा है ना, चलती हुई चीज़ें जो देखती हैं, चित्र जो चलते हुए देखते हैं, वो सिनेमेटोग्राफी है। तो सिनेमेटोग्राफी के अंदर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया भी आता है, आपका रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है मीडिया हाउसेस के लिए, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है वो इसको कंट्रोल करती है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, वो इसको कंट्रोल करती है। ये सब आप लिख देना इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, व्हाट इज़ द फिल्म सर्टिफिकेशन बाय द सेंसर बोर्ड। फिल्म सर्टिफिकेशन कौन से हैं जो सेंसर बोर्ड देता है आपके? सर वो सेंसर बोर्ड द्वारा चलचित्र सर्टिफिकेशन क्या है? तो 4 सर्टिफिकेट है जो हमने अभी डिस्कस किए थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन लिख देना कि क्यों दिए जाते हैं ये सर्टिफिकेट, के पीछे मोटिव क्या है। फिर उसके बाद वो चारों सर्टिफिकेट के नाम लिख के थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उनको, क्योंकि 4 नंबर में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक पेज का आंसर लिखना है बस। इसमें लिखा भी है 75 वर्ड्स में लिखना है, 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट एक्सीडिंग जहाँ पे लिखा आ जाए एग्जाम में, तो इसका मतलब इतने ही वर्ड में आपको आंसर लिमिट करना है, इससे ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अंडर द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो भारत में कानून है हमारा, महिलाओं का अशिष्ट निरूपण, ये कानून है, महिलाओं का अशिष्ट निरूपण अलाउड नहीं है। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इंडिया में अलाउड नहीं है। अब ये होता क्या है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये बताना है सबसे पहले आपको। तो किसको पता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन? The bad portrayal of women or objectifying them. महिला की, वुमेन की, गर्ल की जो बॉडी है उसके किसी भी पार्ट को दिखाना, चित्र बनाना, उसका बोल के डिस्क्राइब करना गलत तरीके से, ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। सिर्फ वुमेन से ही क्यों, और किसी से क्यों नहीं, ये बताओ। मतलब वुमेन मतलब गर्ल भी है, वुमेन्स और गर्ल्स से क्यों, और कोई क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि इस एक्ट का नाम ही है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसीलिए कोई और इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ वुमेन से इंक्लूड है। ये हो गया आपका। तो है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 19(1)(a) हमें क्या देता है? The freedom of speech and expression. Freedom of press and broadcasting. सबसे पहले लिखना कि ये फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सिटीजन्स को दिया हुआ है। किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। उसके बाद लिखना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिलेट कर दिया है प्रेस के साथ। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले लिखने वालों ने नहीं दिया है प्रेस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन के अंदर इसको एसोसिएट कर दिया था प्रेस के साथ, कि प्रेस भी एक तरह से एक बॉडी है, बॉडी ऑफ कॉरपोरेशन है, मतलब एक आइडेंटिटी रखती है अपनी, तो उसका भी ये फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बिना अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं होगा तो मीडिया फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करेगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया था तो 50 से लेकर करीब 1970-75 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेस को ये राइट नहीं दिया था। हर चीज़ पहले केंद्र सरकार को अप्रूव कराई जाती थी, उसके बाद वो चीज़ प्रेजेंट होती थी टीवी पर। इवन न्यूज़ भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही आती थी। जब हमारे देश में इमरजेंसी आई, नेशनल इमरजेंसी एक ही आई इंडिया के अंदर, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई और फिर प्रेस की फ्रीडम की बातें होने लगी। उस समय निकल के आई थी पहली बार ये चर्चा कि प्रेस को फ्री होना चाहिए, प्रेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी तो पब्लिक तक सही चीज़ें नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन उससे पहले रेडियो हो, टीवी हो, जो भी न्यूज़ आती थी वो दूरदर्शन पे आती थी या विविध भारती आती थी, ऑल इंडिया रेडियो पर। वो दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ चलती थी और गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं दिखा सकते थे वो, तो इसलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोलते थे। तो बाद में एक डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एसोसिएट कर दिया प्रेस के साथ, इस डिसीजन को। अभी जो अगला क्वेश्चन है हमारा, येलो जर्नलिज्म, ये तो मैंने ऑलरेडी अभी क्लास में डिस्कस कर ही दिया था आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट कंडक्ट इन द रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये बताएं क्या होता है। नॉर्म्स क्या हैं जर्नलिस्ट के लिए? नॉर्म्स क्या होते हैं? नियम कायदे। क्या नियम कायदे हैं जर्नलिस्ट के व्यवहार के लिए हमारे यहाँ पर, ताकि हम रेगुलेशन कर सकें एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए जर्नलिस्ट के व्यवहार को क्या चेंज होने चाहिए या क्या क्या चेंज माने गए हैं उसके आचरण में।
सर उसका कोई जो भी मतलब वो अपनी स्पीच दे रहा है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसे इम्पार्शल होना चाहिए, और जो वो अपना मतलब कुछ भी छाप रहा है उसका एडिटर कंटेंट अलग होना चाहिए और एडवर्टीजमेंट उसमें अलग होनी चाहिए। और ये तो आपने सर उसकी ट्रूथफुल ड्यूटीज होना बता चाहिए, देखो ट्रूथफुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये तो आपने जर्नलिस्ट की ड्यूटी बता दी, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में जर्नलिस्ट की ड्यूटी थोड़ा ना पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विज्ञापन के विनिमय में पत्रकारिता आचरण के क्या मानदंड है, मतलब व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट टू कंडक्ट, क्या कंडक्ट कर रहा है वो इन रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए जर्नलिस्ट की क्या ड्यूटी है? तो वही तो बता रहे हैं सर। सर कंडक्ट स्टैंडर्ड वाला है कि प्लेसमेंट स्टैंडर्ड, ये दो चीजें देखिए। सर पहले तो ये आ इसमें जाएगा, तो ये यही तो आपने लिखवा रखा है आंसर में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं जैसे उसको अपनी जो स्पीच है, मतलब जर्नलिस्ट की स्पीच नहीं है। जर्नलिस्ट जिसका भी चैनल है, जो भी जर्नलिस्ट है जिसके प्रोग्राम के बीच में अगर कोई ऐड आ रही है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। और क्या लिखवाया मैंने इसके अंदर? सर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी एक पॉइंट जो मैंने बताया हाँ, था। ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शलिटी, और सर रिस्पेक्ट मैनिपुलेटिव, फॉर प्राइवेसी। मैन्युपुलेटिंग नहीं होनी चाहिए, और किसी की प्राइवेसी का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? जर्नलिस्ट की ड्यूटी है, ध्यान रखना। ऐड ये सब ना करे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। एथिकल इश्यूज इन एंटरटेनमेंट हैव ऑलवेज बीन इन डिबेट। अगर हम बात करें कि नैतिक मुद्दे जो होते हैं, एथिकल इश्यूज जो हैं हमारे, वो हमेशा एक वाद विवाद का मुद्दा बन जाते हैं जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। तो मतलब मनोरंजन में जो नैतिक मुद्दे होते हैं वो हमेशा वाद विवाद में रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सर ओवर एग्जेगरेट कर देना या फिर उनको एक्यूरेसी ना आना उस चीज में, इस वजह से। इसमें आप कुछ इस तरीके से, पहले तो आप इसमें मॉरल एथिकल वैल्यूज़ के बारे में लिखेंगे। मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ क्या क्या हैं और वो एंटरटेनमेंट सेक्टर से किस तरह से रिलेट करती हैं। अब आ गया इसका डिबेट वाली बात। तो डिबेट वाली बात में आप ये कहेंगे कि जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर, मतलब मनोरंजन के नाम पर, बहुत सारी चीज़ें इंडियंस को ऐसे परोस देते हैं जो उनकी सोसाइटी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती हैं, लेकिन फिर भी वो देख लेते हैं उस चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे सामाजिक सभ्यता है, हमारी जो हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारा पीछे छूट जाता है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे जो फिल्में ऐसी आ जाती हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारी सभ्यता ही नहीं है, जो पश्चिमीकरण से प्रभावित होते हैं। वो ये सब लिख देना आप इसके अंदर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब अगर मान लो यही पेपर आपको आएगा एग्ज़ाम में, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 6ठा, 7वां, 8वां, तो आप कौन से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे इसके अंदर, 6, 7, 8 में से? 6 तो करेंगे येलो जर्नलिज्म। सर 6 और 8। 6 और 8, ओके। और मैं सर 6 और 7 करूंगा। 6 और 7, और कोई? हाँ जी। सर इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग है इसकी। जी सर, थैंक यू। तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए 6 और 7, जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि अगर मेरे 17 क्वेश्चन को आप फॉलो कर रहे होंगे तो 6 और 7 उसमें से कवर हो जाएंगे। 8 भी हो सकता है, 8 भी है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा, मैं अगर अटैम्प्ट करूँ खुद तो 6, 7 ही करूँगा। बाकी आप कोई भी कर लें, तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर, सेक्शन आ गया सी। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एथिक्स, डिस्कस द वेरियस एडवर्टाइजमेंट एथिक्स इन इंडिया। अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स के क्या इम्पोर्टेंस हैं? फैक्ट्स को पब्लिश करना। हाँ, और न्यूज़ को, वही जो येलो जर्नलिज्म वाला है सर, उसके हाँ सर। वो चीज नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ के सेंसेशन बनाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ? वही लिख सकते हैं सर, सर, मतलब डिसेंसी होनी चाहिए, सर वल्गैरिटी नहीं सबसे होनी पहले चाहिए। तो हम ये लिख देंगे ना कि मीडिया एथिक्स क्या होता है, तो उसमें वो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मीडिया को वर्क करना चाहिए। बिल्कुल, तो सबसे उन पहले आप सबको मीडिया follow करना एथिक्स ही लिख चाहिए। देना इसके अंदर, तो मीडिया एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है, डिस्कस द वेरियस एडवर्टीजमेंट एथिक्स।
पहला मीडिया एथिक्स है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट एथिक्स है। तो दूसरे पार्ट में आप एडवर्टाइजमेंट एथिक्स लिख देना, जो मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वो सब आप इसके अंदर लिख देना। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस एथिकल इश्यूज इन एंटरटेनमेंट। वही आ गया सर 8 क्वेश्चन। वही 8 क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन सेम है। तो अगर आप यहाँ पे 8 अटैम्प्ट कर लो तो वहाँ पे 10th अटैम्प्ट कर लो, मतलब दोनों को बार बार लिख लो। लेकिन और फ़र्क है, अगर देखो अगर सर दोनों ही अटेंड कर ले, दोनों का आंसर सेम बन रहा है तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें सेम नहीं बन रहा ना आंसर, यही तो आपको सर इसको देखना है। डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा ना पूरा। नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन एग्जाम, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि पढ़ लिया सेम लग रहा है, लेकिन सेम कहाँ है, उसमें क्रिटिक्स पूछ रहा है, उसके क्रिटिकल एंड एग्जामिन्स पूछ रहा है। सर उसमें भी तो डिबेट ही पूछ रहा है सर ये critics लेकिन ही उसमें डिबेट में दोनों पक्ष आ जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ, ये उसमें है। सिर्फ सर इसमें सिर्फ नेगेटिविटी पूछ नेगेटिव रहा है, है। इसमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है। तो अगर जो बच्चे ये एक सेम क्वेश्चन का आंसर वहाँ भी लिख देंगे तो उनके पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपके उसकी नेगेटिविटी बतानी है, क्रिटिसाइज करना है। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना काफ़ी इजी होता है, जो उसकी पॉजिटिविटी है वही उसकी क्रिटिज्म है, ये याद रखना। जिस चीज़ के जो फ़ायदे हैं वही उसके नुकसान भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडवर्टाइजिंग कोड। एडवर्टाइजमेंट कोड क्या होता है? सर ये समझा दो, ये COD, समझ नहीं आया था। हाँ COD कोड है, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो एडवर्टाइजिंग कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये बताइए। बहुत सारी सर चीज़ें तो, हाँ बोलिए। सर सर इसमें एडवर्टाइजिंग कोड ASPI आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, हाँ यस हाँ सर। वो आ जाएगा और इसके अंदर CCC बिल्कुल। भी आ सकता है, हाँ जो वो उसको भी आएगा empower करता CCC, है। फिर बिल्कुल। उसके बारे में लिख देंगे, फिर ट्रूथफुलनेस और ये सब। हाँ सर जो मेन चीज है इसके अंदर वो ये थी कि एडवर्टाइजिंग कोड एक सेट ऑफ गाइडलाइन थी जो ASCI ने इस्टेब्लिश करी थी। बिल्कुल, वही आपको इसके अंदर लिखना है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या चीज़ बनाई है एडवर्टाइजिंग, थोड़ा सा बता दो, जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उनको कुछ पॉइंट बता दो, ताकि उनके दिमाग में वो पॉइंट फिट हो जाए, कल एग्जाम के टाइम पर लिख सकें। सर क्या करता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? सर मेन तो पहले कंटेंट है कि कंटेंट ट्रूथफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मिसलीड नहीं होना चाहिए। जो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की है। और फिर उसके बाद कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग सर इंडिया के लिए इलीगल नहीं है कि हाँ। नहीं होना चाहिए, वो है, बट लेकिन उसमें ये चीज़ है कि हमें ऐसा नहीं करना कि जो दूसरी ब्रांड है, दूसरी कंपनी है, उसको नीचा दिखाना, वो नहीं करना। मतलब उसको डायरेक्ट अपने ऐड में शामिल करके उसके ऊपर टारगेट नहीं कर सकते, मैं नाम लेके टारगेट नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं। और फिर तीसरा है कि हेल्थ क्लेम्स के ऊपर। बोलो स्नेहा। सब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और डिसेंसी, हाँ। मोरालिटी और डिफेमेशन ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें ऐड हो सकता है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो आपने लिखी नहीं वो ये लिखना है कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता कौन है, इसकी फ्रेम, इसकी बॉडी क्या है। गवर्नमेंट बना के 1985 में बना था। ओके, सर इसमें ये ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ये जो है ना गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो खुद ही अपने आप बनते हैं और काम करते हैं। इसमें मेंबर्स कौन हो सकते हैं? सर वही होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया ओनर। हाँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के जो मेंबर्स होते हैं, मीडिया हाउसेज जो होते हैं बड़े बड़े, वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा तो आप एग्जाम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन थी कि सर 52 और 82 ये क्या है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 82 क्या है, 1982 और 1952 क्या ये सेम है दोनों? तो आप बताओ क्या सेम है? 82 आया था, 52 में सर्टिफिकेशन और सेंसरशिप था, और 82 में बस एग्जीबिशन वाला बताया था कि पब्लिक जो के ए- अगेंस्ट होना चाहिए। जो 82 है उसको रिप्लेस नहीं किया है, उसका अमेंडमेंट है वो। अमेंडमेंट था सर। मॉडिफिकेशन है। हाँ अमेंडमेंट है वो, मतलब रिप्लेस नहीं किया है। ये नहीं है कि ये एक्ट बंद करके नया एक्ट चालू किया, नहीं, इसी एक्ट का अमेंडमेंट है 82। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट में वही सब चीज़ें आएंगी जो हम ऊपर भी आपको एक बार समझा चुके हैं, सिनेमेटोग्राफी एक्ट से जुड़ी हुई बातें इसमें। हाँ जी, सर सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1982 के बाद कभी अमेंड नहीं हुआ? अभी तक तो शायद हुआ नहीं है अमेंड। ठीक है सर। 52 में आया सबसे पहले, तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 2 साल बाद आया। कॉन्स्टिट्यूशन 50 में आया था, उसके 2 साल बाद ये एक्ट आया।
उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी 82 में इसको अमेंडमेंट किया गया। एक बार सर 1979 में भी हुआ था मैं। हाँ 1979 में भी अमेंड हुआ, लास्ट तो 82 में ही हुआ। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट में क्या क्या कवर होता है एक बार शॉर्ट में बता दूं। सर प्री सेंसरशिप, जो सारी सीबीएफसी एग्जीबिशन से पहले सीबीएफसी देखती है। हाँ। और उसके सर ऑब्जेक्टिव है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना फिल्म का और एग्जीबिशन करना और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना और फिल्म को बचाना कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। सर उसमें आ जाते हैं सीबीएफसी में कि अनरिस्ट्रिक्ट पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब जो अडल्ट वाली, जो अडल्ट हाँ कौन सी मूवी देख सकते हैं या फिर कौन है जो सब देख सकते हैं, वो ऐसे वाला था ना, पेरेंटल गाइडेंस में देख सकते हाँ हैं। हाँ हाँ ये वो सब चीजें आ सर्टिफिकेट जाएंगी। है, 4 सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएंगे इसके अंदर। सर्टिफिकेट, सेंसरशिप और अपील भी जा सकती है इसकी अपील हाँ जाती इसमें है। एक ट्रिब्यूनल भी है, ट्रिब्यूनल जिसमें अपील कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी फिल्म के कोई सीन काट दिया आपने और वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ये कह रहा है भाई यही तो मेरा मेन सीन था फिल्म का, यही काट दोगे तो ऑडियंस कैसे आएगी फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल में चला जाता है। तो ट्रिब्यूनल क्या काम करता है हमारा? सर अपील सुनता है जो सीबीएफसी के डिसीजन के अगेंस्ट होती है और फिर वही कोर्ट की तरीके से काम करता है सर वो फिर। हाँ मतलब ये अपील सुनता है, उस पर फैसला देता है। अगर वो उसको लगता है कि नहीं सेंसर बोर्ड ने गलत किया है ये काट के, तो वो वापस रिस्टोरेशन करा देता है। अगर उसको लगता है ठीक किया है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, ऑर्डर देता है भाई ठीक है आपको काटना ही पड़ेगा फिल्म में से ये सीन। डमी एडवर्टाइजमेंट मैंने समझा दिया था, क्रॉस कमर्शलाइजेशन भी हो गया आपका। अब है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, बोलिए। जैसे इसमें सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंदर अगर हम ये सिर्फ इतना अभी आपने बताया वो लिख दें और रेगुलेशन हाँ ऑफ सिनेमा हॉल जो आपने आंसर में और करवाया था अगर वो ना लिखे तो वो इम्पोर्टेंट है लिखना या नहीं? नहीं लिखना तो चाहिए वैसे आपको वो भी। लिखना चाहिए, ठीक है सर। हाँ तो इसमें अगला है हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये तो आप लिख ही लोगे, तभी हम ऊपर डिस्कस कर ही लिया। प्रेस सर कमीशन डमी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट बता दीजिए। डमी एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी तो बताया था आज ही क्लास में। तो मैं लेट आई थी ना। अच्छा डमी का मतलब क्या होता है, मैंने ये एग्जांपल देके आपको बताया ताकि आपको याद रहे कि जैसे हम कभी कोई कपड़े खरीदने मार्केट जाते हैं, शोरूम जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स जाती हैं, तो बहुत सारी डमी खड़ी होती हैं जो कपड़े पहन रखे होते हैं, जिन्होंने साड़ी सलवार कुर्ता जीन्स टी शर्ट जो भी आप खरीदने जाते हो वो डमीज खड़ी होती हैं। वो क्यों खड़ी होती हैं, क्या रोल है उनका खड़े होने के पीछे? एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट कर लेती है वो कंज्यूमर को कि हाँ भाई यहाँ वो पे आपको अट्रैक्ट करती हैं कि देखो कितना अच्छा ड्रेस है, पहनोगे तो आप भी इतने खूबसूरत लग सकते हैं, या आपको पता लगता है कैसा वो फिटिंग आएगी उसकी। इस तरह का थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको, मतलब एक आइडिया दे रहा है ना बेसिकली। तो ये सर आइडिया मिल जाता है आपको। बोलिए। सर डमी एडवर्टाइजमेंट और प्री एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सेम सी लग रही है कि इसमें मतलब कि मेन जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में पहले ब्रीफ मतलब बताना, एक तरीके हाँ से दोनों सेम ही हो गया फिर। हाँ सेम ही है लगभग लगभग। तो है ना? डमी एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो उसका काफ़ी पैसा उसमें लगता है प्रोड्यूसर का, तो इसलिए पहले वो एक डमी एडवर्टाइजमेंट बना के उसको उस अथॉरिटी के सामने पेश कर देता है जिसको उसको पास करना होता है ना, ओके एडवर्टाइजिंग सर। स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर उसका कोई वो नहीं मिलता उस पर वो ठीक है तो फिर वो उसको आगे फाइनल एडवर्टाइजमेंट बना देता है, इसे डमी एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ओके सर। ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब अच्छा इसमें सेक्शन सी में से अगर कोई क्वेश्चन 3 आपको अटेम्प्ट करने हो तो आप कौन कौन से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? टोटल क्वेश्चन है इसमें 4। एक तो करूंगा ये एडवर्टाइजमेंट कोड, ओके सिनेमेटोग्राफी एक्ट, दो और हो गए। शॉर्ट नोट में लिखूंगा डमी एडवर्टाइजमेंट और स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कोई बच्चा क्या सर अटेम्प्ट 9, करेगा? 11, 12। 9, 11, 12 और कुछ बताओ। ये मैंने मेरे पूछने का मकसद के पीछे ये था कि जब हमारे पास 13 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो, मतलब इसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, इसका मतलब 10 नंबर का डमी 10 नंबर का क्रॉस, यही हुआ ना, टोटल 20 नंबर का है। तो ऐसा यस सर। क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें या फिर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो एक ही 20 नंबर का है? अब इसको हम सर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बोलिए। सर मेरा तो मतलब मैं ऐसा मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन डिवाइड हो रहे हैं ना वो थोड़े इजी पड़ जाते हैं कि आप उसके बारे में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और अगर आपको दोनों पार्ट आते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाओगे। फिर एक हाँ ही में ना सर थोड़े अलग से अगर पॉइंट जाते हैं ना तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। ओके, मैं अब आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, इसलिए क्योंकि हमें तो मार्क्स चाहिए ना।
और मान लो हमें आता भी है, हमें ये भी आता है, हमें अगर हमें आता ही नहीं शॉर्ट नोट वाला तो हम छोड़ दें इसको, सीधा सीधा 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर। लेकिन अगर हमें शॉर्ट नोट वाला आता है तो हम इसको अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि 10-10 नंबर के 2 हैं, 7 और 7 14 नंबर आपको मिल सकते हैं, 8 और 8 16 ही मिल सकते हैं। और अगर हम 20 नंबर का करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 15 मिलता है हमें। बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे 16-17 तक मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे लिखते हैं जिनको 18-18 नंबर मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम 18-19 नंबर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते। लेकिन जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है, कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको 18 तक मिल पाते हैं। उसी तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन के नंबर बनते हैं वो 8-9 बनते हैं, लेकिन मिनिमम 7 to 8 बन जाते हैं अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो इसलिए ये अटैम्प्ट कर लेना। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अटैम्प्ट कर लो। अब मैं अगला पेपर निकाल लेता हूँ। इसके बाद कौन सा पेपर आया था हमारा 2022 के बाद? 17 वाला 19 आया है। 19 19 लॉ एंड मीडिया। ये है हमारा 19 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सेक्शन ए का, जर्नलिस्ट शुड जज नो वन अनहेड एक्सप्लेन। पत्रकार को किसी को सुने बिना न्याय नहीं करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। अब पहली बात तो पत्रकार जज तो है नहीं जो न्याय देगा, लेकिन यहाँ पे न्याय इसलिए दे रहा है कि जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं ना, जो क्रिमिनल रिपोर्टिंग करते हैं, वो किसी भी खबर को थोड़ा सा सुनकर अगर दिखा देंगे मीडिया में, तो जिस व्यक्ति ने गुनाह नहीं किया उस बेचारे की तो लग जाएगी, वो तो बदनाम हो जाएगा अननेसेसरी सोसाइटी में। इसके अंदर तो वो लिख सकते हैं ना, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट वाला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत बना के। हाँ नहीं लिख सकते हो, पर पहली बात तो आपको क्वेश्चन तो समझना चाहिए, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो। तो कोई भी जर्नलिस्ट है सबसे पहले उसको उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, जिस भी कंटेंट के ऊपर वो न्यूज़ आइटम बना रहा है। तो जो भी न्यूज़ आइटम वो बना रहा है उसके ऊपर सबसे पहले वो रिसर्च करेगा, रिसर्च करके उसको निकालेगा, फिर उसको लिखेगा। तो पहले आप ये लिख देना, बाकी तो आप कुछ भी लिख देना इसके अंदर, जर्नलिस्ट एथिक्स लिख देना, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट लिख देना, जो भी लिख सकते हैं। एक ही पेज का तो आंसर लिखना है 75 वर्ड का। अगला है डिफाइन ऑब्सैनिटी एंड इनडिसेंसी। अब 2 वर्ड आए, अश्लीलता और अशिष्टता। ऑब्सैनिटी और इनडिसेंसी दोनों में क्या फ़र्क है? सर ऑब्सेंसिटी डिफाइन होती है बाय लॉ और इनडिसेंसी डिफाइन होती है बाय कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, और दोनों ही सेक्सुअल बेसिस पर होती है कि ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अशिष्ट जो व्यवहार होता है वो जरूर नहीं है वल्गैरिटी से जुड़ा हो, लेकिन ऑब्सैनिटी जो है वो वल्गैरिटी से जुड़ा हुआ है। अगला है आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। ये बताइए इंडिया में रेडियो कैसे ब्रॉडकास्ट होता है? आज के टाइम पे आप रेडियो पे कुछ सुनते हो? नहीं सर, नो नहीं सर सर, गाड़ी में गाने सुनते हैं। एफएम वगैरह भी नहीं सुनते? एफएम के थ्रू होती तो एफएम सुनते हो? एफएम RJFM सुनते हैं सर। नो सर एफएम कौन टेलीकास्ट करता है? सर ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना, ऑल इंडिया रेडियो करता है एफएम को। यस सर। तो ये रेडियो का भी प्राइवेटाइजेशन तो हुआ ही नहीं इंडिया में। वैसे अभी शुरू हो गया पॉकेट एफएम वगैरह जो चीज़ें आ रही है ना, वो धीरे धीरे करके इस तरफ को बढ़ रहा है कि रेडियो भी प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का काम है ये ऑल इंडिया रेडियो के पास है इंडिया में, और वही करता है सब चीज़ों को प्लानिंग। अगर डिफाइन सेंसरशिप, तो सेंसरशिप तो पहले हमने बहुत सारी डिस्कशन उसके ऊपर कर ही लिए, अब ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेस कमीशन। प्रेस कमीशन जो है उसका गठन कैसे होता है, कैसे बनता है प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया? सर अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, इसमें आपको ये बताना है कि उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, वो पोस्ट को नॉमिनेटेड होती हैं, इलेक्टेड होती हैं या अपॉइंटेड होती हैं, कैसी होती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब लिखना है आपको इसके अंदर। अगर आप ये देखोगे कि वो 17 क्वेश्चन जैसे आप कर लेते हैं और सेक्शन ए के मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप ये देखोगे कि हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट 3 तो मिल ही जाते हैं, ज़्यादा कम हुए तो 2 मिल जाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन में से। तो इसलिए आप 17 क्वेश्चन पे फोकस करो, उसी में से आपका भला हो सकता है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेस न्यूज़ चैनल नीड इंटरनल न्यूज़ ऑब्जर्व क्लियरली एग्जामिन। प्रेस समाचार चैनलों को आंतरिक न्यूज़ लोकपाल की आवश्यकता है, इसके आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
अब ये कुछ है नहीं वैसे इंडिया में ऐसा, लेकिन ये कह रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारा लोकपाल होता है, लोकपाल का काम क्या होता है, ये चेक करना कि कोई भी चीज़ ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब उसको रेगुलेशन के अंदर अकॉर्डिंग चलाना। वो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सज़ा देना, या उसकी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर रोक लगा देना, या कुछ और। ये सब आपको पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। अगला है 7th क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर इन इंडिया। तो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की ब्रीफ हिस्ट्री बतानी है कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर कैसे इंडिया में आया और कैसे प्रमोट हुआ। सबसे ज़्यादा चेंजेस इसके जब आए जब मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्ट बना, मतलब सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जब बनी तब इसके अंदर एक रेवोल्यूशन आया है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कब बनी थी ये मिनिस्ट्री। उससे पहले अलग से मिनिस्ट्री नहीं होती थी इसकी, लेकिन इसमें एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है वो आज भी है इंडिया के अंदर। उसी के बाद से क्रांति आई है प्रेस के अंदर, या जितने भी आपके रेडियो टीवी इन सब में। क्या कह रहे हो सर? कब बनी थी? ये आप खुद सर्च करना और मुझे बताना कब बनी थी। सर क्या चीज? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय कब शुरू हुआ पहली बार? पहली गवर्नमेंट के साथ शुरू नहीं हुआ था ये, फिर गवर्नमेंट के बाद में आया है। अगला क्वेश्चन है आपका 7, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन सी। अगर इसमें से अटैम्प्ट करेंगे तो 7 और 8 अटैम्प्ट कर लेंगे हम। अब आगे सेक्शन सी, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है क्या, ये बताना है आपको। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखेंगे? सर बता देंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्यों करी जाती है, क्या पर्पस होता है और हाँ, क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती है। नॉर्मली तो इंडिया के अंदर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का एक टाइम है, वही चलती हैं, वो सब आप इसमें बता देना। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आप बताओगे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, सोशल कॉज एडवर्टाइजमेंट है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आए, अब वो जनता को कैसे पता लगेगा कि गवर्नमेंट कोई योजना लेके आई है। मान लो महिला सम्मान निधि एक योजना ले आई सरकार और उसमें लेडीज़ को कुछ पैसे देना चाहती है गवर्नमेंट। अब वो न्यूज़ बनाएंगे, उसकी ऐड बनाएंगे, तभी तो वो घर घर पहुँचेगी खबर। तो कौन उसके ऐड को प्रसारित करेगा? जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट चैनल हैं, जितने भी हमारे रेडियो टेलीविज़न के सोर्स हैं, वो सारे के थ्रू वो ऐड की जाएगी। तो गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करती है एडवर्टाइजिंग का। तो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं। और कौन सी एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो आपको पता हो? सर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, हाँ एडवर्टाइजिंग पर्सुएटिव, इंफॉर्मेटिव, ये सब होते हैं ना। हाँ, ये सब एडवर्टाइजमेंट होती है, इंफॉर्मेटिव, पर्सुएटिव, ये सब एडवर्टाइजमेंट के काइंड्स हैं। इन सबको आपको डिस्कस करके लिख देना 5-5, 6-6 लाइन में। अब जो है आपका, जो मैंने पिछली बार बताया था कि 28 पेज की शीट आएगी, अब 32 पेजेस नहीं आ रहे, तो उसके हिसाब से आप कंटेंट देखना। जैसे सेक्शन सी जो होगा उसमें 5-5 पेज का लिखना। 5-5 पेज का मतलब हो गया आपके 15 पेज में भर जाएंगे। सेक्शन बी में आप 3 से 4 पेज में लिख देना, उतना बहुत है, क्योंकि वैसे वहाँ पे 200 वर्ड्स लिखा हुआ है। 200 वर्ड्स जो है 2-2.5 पेज में हो जाते हैं पूरे, लेकिन आप 3-4 पेज तक लिख लेना उसको। 3 पेज तो लिख ही देना कम से कम। तो आपका अगर मान लो वहाँ पे आपने 4-4 लिखे तो 4-4 8 पेज हो गए, तो 15-8 23 पेज हो गए। बाकी एक पेज का आप ये लिख लेना। सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन, टोटल 28 शीट भर जाएंगे आपकी। 28 शीट की बुकलेट आएगी। जो भी 22, 23, 24 शीटें भर देगा उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ब्राइट रहेंगे। जो कम शीटें भरेगा 15 से कम, तो थोड़े से पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जामिन द रीसेंट डेवलपमेंट इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया इंक्लूडिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द टेलीविज़न इंडस्ट्री, जिसे कैश कह रहा है, DTH कह रहा है, और एंड कवरेंस। ये क्या है बताइए? ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जो है, अभी हाल ही में उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं। अब हमारे यहाँ पर प्राइवेट मीडिया भी घुस चुका है, प्राइवेट चैनल्स भी आ चुके हैं। जब से ये DTH आया है ना, डायरेक्ट टू होम आया है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS जो आया है, तब से हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशंस आ गए मीडिया के अंदर।
पहले अगर आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे, या आप शायद छोटे क्या होंगे, आप तो होंगे ही नहीं, उस समय की बात है, उस समय इंडिया में सिर्फ 2 ही चैनल आते होंगे, शायद डीडी नेशनल और डीडी भारती और डीडी दिल्ली, बस। कोई भी प्राइवेट न्यूज़ आती नहीं थी, कोई भी प्राइवेट चैनल आता ही नहीं था। फिर आया केबल टीवी का टाइम, 90s में आया केबल टीवी का टाइम, 92 में या 90 में केबल टीवी ने एंटर किया। केबल टीवी जब आया तो 200 रुपये की पेमेंट करने पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाते थे, जी न्यूज़, ये सब, जी टीवी, सोनी टीवी, ये सब तब आए। फिर उसके बाद उसमें गवर्नमेंट ने देखा कि केबल टीवी तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए केबल टेलीविज़न ऑपरेटर ऐसे कुछ एक्ट आया था ना, हाँ, केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट ऐसे कुछ एक्ट है, वो लेके आई गवर्नमेंट। उस एक्ट के आने के बाद उनको रेगुलेट किया, लेकिन फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, डिश, अपने घर पे खुद डिश लगा लो। पहले वो डिश केबल वाला लगाता था, बड़ा डिश, उससे सिग्नल लेके सैटेलाइट के थ्रू आपके घर में पहुंचाता था। लेकिन अब ये चेंज हुआ कॉन्सेप्ट, और हमने सबने अपने घरों पर डिश लगा दी। अब वो भी ख़त्म हो गया 20s के बाद। तो आपके टाइम में तो शायद किसी के पास होगा ही नहीं, DTH भी नहीं है। आजकल जो है वो डायरेक्टली चल जाता है, मतलब वाईफाई लगा लो, उसके थ्रू कनेक्ट होकर सब कुछ देख सकते हैं आप। तो ये मीडिया में जो क्रांति आई, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में एंटर कर गई जो हमारे कंट्रोल नहीं था, जिनके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिनके लिए गवर्नमेंट का एक्शन लेना ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट लेके आई, और अब बहुत सारे कंट्रोल गवर्नमेंट लगा दी। कुछ चैनल को इंडिया में बैन भी किया गया, और कुछ कंटेंट को इंडिया में बैन किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें चलती है, टिकटॉक वगैरह, वो सब बैन किया इंडिया ने। वो सब इसी के अंदर आएगा, आप इसी क्वेश्चन के आंसर में आप वो सब लिखोगे। PUBG को इंडिया में बैन कर दिया, टिकटॉक को बैन किया, ट्विटर को भी बैन लगाने वाली थी गवर्नमेंट, लेकिन वो लगा नहीं पाई, क्यों, मैंने लगाया नहीं, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया उसको। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया फॉर रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी रेगुलेटिंग बॉडी है इंडिया के अंदर, वो बतानी है आपको, एक्सप्लेन करना है इनको। तो एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सी बॉडी है इंडिया के अंदर जो काम करती है? सर, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट, प्रसार भारती, ये सारे आएंगे। ये सारे एक्ट आएंगे इसके अंदर। सब एक्ट के बारे में 3-3, 4-4 लाइनें आप लिख देना, ठीक है। और कुछ आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीसेंट रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्कस किया है। Yes, sir. इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता क्या है। उसके बाद अगला 13th क्वेश्चन है, फिर ये 4 पार्ट में दे रखा है, इसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं आपको। न्यूज़पेपर में एक्सपोज मिसयूज ऑफ द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। न्यूज़पेपर के पास ये पावर है कि वो एक्सपोज कर सकता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को। अभी जो वर्ड है डिप्लोमेटिक, जिसे हम राजनयिक कहते हैं हिंदी में, तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, सुरक्षा कवच, इम्यून सिस्टम बढ़ा लो अपना। कोविड जब आ रहा था तो हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा था ना, कि इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। तो इम्यूनिटी हमारी सुरक्षा कवच है जो हमें बचाता है। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब है जो हमारे विदेशी राजदूत हैं, जो हमारे देश की जो एम्बेसी विदेशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी एम्बेसी अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में है, चाइना में है, हमारी एम्बेसीज जो हैं विदेशों के अंदर, वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट काम करते हैं। उसी तरह से उनके डिप्लोमेट हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनको कुछ सुरक्षा कवच दे रखें। ऐसा तो कोई भी कंट्री उठा के, मान लो पाकिस्तान इंडिया की जरा सा बहस हुई, उसने उठा के हमारे राजदूत को जेल में डाल के पीटना शुरू कर दिया। तो ऐसा होने लगेगा तो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? तो इसलिए कुछ इम्यूनिटीज़ दे रखी हैं, इनको बचाव दे रखा है। तो वो इम्यूनिटीज़ है क्या? वो ये इम्यूनिटीज़ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाउंड्रीज़ हैं एम्बेसी की, उसके अंदर उस देश का कानून चलता है जिसकी एम्बेसी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक चोर है, वो चोरी करता है सीपी के अंदर, सीपी के किसी घर में, कनॉट प्लेस के किसी घर में चोरी करके वो वहीं पर जो है आपकी इंग्लैंड की एम्बेसी है, ब्रिटेन की एम्बेसी है, वो उसकी वॉल बाउंड्री को टाप के अंदर कूद जाता है। चोरी करता है इंडिया में, वॉल बाउंड्री टाप के पहुंच गया इंग्लैंड में, वहाँ पे उसके जो सुरक्षा गार्ड होते हैं एम्बेसी के, वो उसको पकड़ लेते हैं। तो वो अरेस्टिंग उसकी कहाँ पे हो रही है? उसकी अरेस्टिंग हो रही है इंग्लैंड में, क्राइम कर रहा है इंडिया में। अब उसको वो गार्ड जो है वो डायरेक्टली इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि वो उनकी टेरिटरी में आ गया ना, मतलब कि जो एजेंसी थी वो ब्रिटेन के लॉ के हिसाब से चल रही है। तो फिर क्या नाम है, जो मतलब लॉ बनेंगे उसे जो सजा मिलेगी तो फिर वो उसी हिसाब से मिलेगी ना। बिल्कुल।
तो उसका हमें प्रत्यार्पण करवाना पड़ेगा। कोई भी जैसे हमारा नीरव मोदी बाहर भाग गया, विजय माल्या भाग गए, तो इनको हमें प्रत्यर्पण करवाना पड़ता है, उसको सबूत देने पड़ते हैं उस देश को कि भाई इसने हमारे देश में ये क्राइम किया है, अब आप हम इसे वापस सौंप दो। तो उनकी कोर्ट में ट्रायल चलता है और उनकी कोर्ट जब अप्रूव करती है तो वो हमें हैंड ओवर कर देते हैं उसको, अदरवाइज़ वो हमें हैंड ओवर नहीं करते। तो यहाँ पर भी यही होगा, हमें पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबूत देने पड़ेंगे जिसने चोरी की है हमारे यहाँ, फिर वो उनकी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, फिर वो हमारे पास आएगा। तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ हैं उस देश की बाउंड्री के अंदर, उसी देश का कानून चल रहा है। अब है ग्लोरिफिकेशन ऑफ सोशल एविल मस्ट बी एस्केप्ड, ये आप छोड़ दो, इसको आप रहने दो। सोशल एविल्स होता है सामाजिक बुराइयाँ। अब है वायलेंस ऑफ एन एथिकल इशू इज इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के अंदर वायलेंस आ जाना। वायलेंस समझते हो क्या होता है? वायलेंस क्या होता है? हिंसा। हिंसा आ गई है एंटरटेनमेंट में। कैसी हिंसा आ गई है? कुछ ऐसा न्यूज़पेपर छाप देते हैं जिसकी वजह से दंगा फसाद हो जाता है, हिंदू मुसलमान या कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ने लग जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि मीडिया हाउसेस किसी चीज़ को मसालेदार बनाने के चक्कर में बिगाड़ देते हैं, और एंटरटेनमेंट तो नहीं होता उससे, लेकिन सामाजिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और वायलेंस, हिंसा पैदा हो जाती है। प्रसार भारती एक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अब अगर सेक्शन सी में से आपको अटेम्प्ट करना होगा तो आप कौन से अटेम्प्ट करेंगे? सर 9th 11th और 12th। 9, 11, 12 बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि ये आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से कर रखे, वो ये आप कर लेना। मतलब हमेशा क्वेश्चन 19, 20 नहीं, 20 ही अटेम्प्ट करना चाहिए। जब 20 वाला ना बचे तो 19 वाला, फिर 18, 17 अपने हिसाब से उसको रैंक कर सकते हैं। कुछ टिप्स और हैं एग्ज़ाम रिलेटेड जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहिए। आपको सबसे पहले जाकर अपनी एंट्रीज ठीक से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब फ्लूड लगाना अलाउड नहीं है। फ्लूड लगाएंगे तो आपका पेपर जो है, रिज़ल्ट जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। फ्लूड लगाते के साथ ही रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। वो आपको यूनिवर्सिटी में जाके कुछ प्रूफ सबूत दे के फिर कहीं जाके आपका पीछा छूटेगा, आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए कोशिश करें किसी भी तरह की ओवर रेटिंग काटापीटी आपकी ना हो फर्स्ट पेज में जहाँ पे लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली बार भी बता दी थी कि क्या क्या भरना होता है। आप एक बार याद है, जो गोला हम लोग होता है, जैसे नंबर 2 के नीचे 2 को काला करना है, उसको इस तरीके से काला करें कि बाहर ना निकल जाए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि साइड वाले को टच कर जाता है, नीचे वाले को टच कर जाता है, ऊपर वाले को, उससे गड़बड़ हो जाएगा। कंप्यूटर चेक करता है, कंप्यूटर एक्यूरेट चीज़ उठाता है, तो वहाँ पर आपका रिजल्ट होल्ड पे जा सकता है। इसलिए सबसे पहले सर्कल अगर काला करना है तो गोल बना लें, उसकी लाइन को, मतलब उसके जो गोले की लाइन है उसको गोल कर लें पेन से, उसके बाद फिर अंदर उसको शेडिंग कर दें। इस तरीके से करोगे तो बाहर नहीं निकलेगा। ये एक तरीका है करने का। थोड़ा एग्ज़ाम में जल्दी एंटर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर गप्पे मारते रहते हैं, कहते हैं अभी तो 15 मिनट बचे हैं, अभी कर जाएंगे एंटर, क्या ज़रूरत होती है जल्दी जाने की। 5 मिनट रह जाते हैं, फिर भागते हैं, चेकिंग करवाते हैं, ऊपर जाते हैं, अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आंसर शीट लेते हैं, डेस्क पे बैठते हैं जब तक पेपर बढ़ चुका होता है सबके पास। फिर वो फटाफट अपनी एंट्रीज करते हैं। तो उनके वो जो हमारे कीमती टाइम है 3 घंटा, उसमें से 10-15 मिनट आपके इस काम में खर्च हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 20 मिनट पहले CCS यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है कि एग्ज़ाम में एंट्री चालू हो जानी चाहिए। जैसे एंट्री चालू हो जाए सबसे पहले आप एंट्री लें, तसल्ली से जाएं, फ्रेश हुए हैं, सबसे पहले टॉयलेट बाथरूम जो जाना है, पानी पी लें अपना। फिर उसके बाद आप आंसर शीट लेके उसकी सबसे पहले एंट्रीज करने बैठ जाएं। मान लो कि आप 15 मिनट पहले पहुंच गए, आपने सारी एंट्री 5-7 मिनट में कर ली। उसके बाद आप लाइनें, मार्जिन जो लगाते हैं ना हम पेपर में, वो मार्जिन सारा लगा दें 28 पेज तक, और दोनों साइड लगाएं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड मार्जिन लगा के उसको कंप्लीट कर दें। अब मार्जिन में लगा लिया, अब भी टाइम बच रहा है, 3-4 मिनट बच रहे हैं। अब आप तसल्ली से वो जो एंट्रियाँ आपने की उनको चेक कर लें एक बार, कोई भी चीज़ छूटी तो नहीं, छूटना नहीं है कुछ भी। छूट जाएगा तो रिजल्ट होल्ड पर जाएगा, छूटना नहीं है कुछ भी, उसको देख लें एक बार। और फिर आपका क्वेश्चन पेपर जैसे मिल जाता है, तो कुछ बच्चे होते हैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो भी सेक्शन अटैम्प्ट करना होता है सिर्फ वही पढ़ते हैं। अब आप किस लेवल करते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो मेरे हिसाब से आपको कैसे करना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको वही सेक्शन पढ़ना चाहिए जिस क्वेश्चन में जो सेक्शन आप अटैम्प्ट करने वाले। जैसे आप लोग, जैसे ज़्यादातर बच्चे C सेक्शन पहले अटैम्प्ट करते हैं, तो C सेक्शन ही पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि C का 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर छूटता है तो सीधा 20 मार्क्स का लॉस होता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो इसलिए हमें पहले C सेक्शन से शुरू करना चाहिए, फिर B जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए A सेक्शन की तरफ। लेकिन C सेक्शन में मान लो
कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको आता हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो आपको अच्छा आता हो, तो फिर आप सी से मत शुरू करें, फिर आप बी से शुरू करो, क्योंकि आपको बी का शायद बहुत अच्छा आता होगा। क्योंकि सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन वो लिखने चाहिए जो हमें बेस्ट आते हैं, अच्छे आते हैं। पहले एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ें, ये एक तरीका है एग्ज़ाम देने का। और हर बार जो क्वेश्चन है उसका सेक्शन ऊपर ज़रूर लिख दें, हर क्वेश्चन के ऊपर उसका सेक्शन होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन सी ऊपर लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन बी लिखें ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन ए लिखें ऊपर। हर बार सेक्शन जरूर लिखना है ऊपर। जितना एग्जामिनर के लिए चीज़ें ईजी करोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। हर बार जो जो मेन पॉइंट आपको याद है आंसर के, उन मेन पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से लिख के आएँ। मान लो एक आंसर के अंदर आपको 6-7 पॉइंट अच्छी तरह आते हैं, उन 6-7 पॉइंट को मतलब पॉइंट की हेडिंग ब्लैक पेन से, एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से, एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा हाँ बच्चे को आता है। ज़्यादा कंटेंट आपका पड़ेगा ही नहीं, हेडिंग देख के ही मार्क्स दे देगा। मतलब इंप्रेशन ऐसा रखना है, जिन बच्चों को, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है, हमें शिकायत करते हैं कि सर हम कितने अच्छा लिख रहे हैं, हमारी तो हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, क्या करें। तो हैंड राइटिंग के लिए अब तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गया। अगर आप थोड़ा सा पहले से तैयारी करें तो हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का सबसे तरीका ये है कि आप जेल पेन यूज़ ना करें। बहुत सारे बच्चे जेल पेन यूज़ करते हैं, जेल पेन के बहुत सारे नुकसान भी हैं। वो क्या होता है, इंक फैल जाती है और एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत भी हो सकती है आगे जाके। बॉल पेन यूज़ करें, बॉल पॉइंट पेन भी कौन सा वाला, जिसकी मोटी टिप हो। मेरे हिसाब से, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उससे राइटिंग फास्ट होती है। अब किसी की होती है, किसी की नहीं होती, हो सकता है किसी की ना भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मोटा वाला होता है जैसे रेनॉल्ड्स का पेन होता है, ब्लू और वाइट बॉडी और ब्लू कैप होती है उसकी, उससे राइटिंग थोड़ी स्मूथ और फास्ट चलती है और वो लीक भी कम होता है। बहुत से पेन ऐसे होते हैं जितना लिखते हैं उतना लीक करते रहते हैं, हाथ पैर सब नीले हो जाते हैं, उस चक्कर में और दिमाग ख़राब होता है। ऐसे पेन का यूज़ ही ना करें जो लीक करते हैं। जो पतली टिप के पेन होते हैं बॉल पेन, वो हमेशा लीक कर जाते हैं, उनके बचें, उनको ना लें। मोटे टिप के पेन लें, वो स्मूथ राइटिंग करेगी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पेन ऐसे पकड़ते हैं, बिल्कुल नीचे से पकड़ लेते हैं, लिखने में हाथ की कलाई दर्द हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर से पकड़ें, जितनी ज़्यादा ऊपर से पकड़ोगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी तेज़ रहेगी। अब ये नहीं है कि मेरे कहने से बिल्कुल ही ऊपर से पकड़ लो, लिखा ही ना जाए एग्ज़ाम में। इन चीज़ों को टाइम दे के इम्प्रूव किया जाता है। अभी तो जैसा आप लिखते हो वैसे ही लिखो। जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है वो एक काम ये कर सकते हैं कि पैराग्राफ में, मतलब 4-4, 5-5 लाइन के पैराग्राफ में आंसर लिखें। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ ना बनाएं, क्योंकि राइटिंग तो आपकी ऑलरेडी ख़राब ही है। एग्जाम में इतने बड़े पैराग्राफ देख के वैसे ही पागल होगा, कहेगा पता नहीं क्या लिख दिया है इसने, समझ में तो आ नहीं रहा। छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे, हर पैराग्राफ पे एक एक हेडलाइन लिखेंगे ब्लैक पेन से, तो एग्जामिनर कुछ तो पढ़ने में समझ में आएगा, वो आपको मार्क्स दे देगा, आप पास हो जाओगे। ये कुछ टिप्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। बाकी और कुछ आपको डाउट हो, मन में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 भी हमने देख ही लिया है, ये तो ऑब्सैनिटी इंडेसेंसी पहले कर लिया। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया भी कर लिया। ये पेपर हमने कर लिया शायद। हाँ सर, ये पेपर कर लिया हमने। कर लिया तो 2 पेपर बहुत है मेरे ख्याल से, या और भी पेपर समझाऊं कुछ? सर बाकी सब में मैंने अभी देखा था, सिमिलर क्वेश्चन है इन दोनों की। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लास के एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। कोई भी आपके डाउट है? प्रीति कुछ पूछना है आपको? सर मुझे एक डाउट है, जो प्रसारण 1990 था वो सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं समझ में आया मुझे, आपने क्या बोला? प्रसारण 1990 प्रसार भारती एक पूछ रहे हो? 1990? प्रसारण क्षेत्र था ना 1990 का प्रसारण। प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग एक्ट जो आया था 1990। ये तो वही है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कब आई है, तो ये 1990 में ही तो आई है। प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का बना है, 1990 में बना है। और ये राजीव गांधी का एक सपना था कि इंडिया के अंदर हमें मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल का ये ब्रॉडकास्टिंग लाना है। मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट दूरदर्शन के जो जापान से, कोरिया से, चाइना से हमने इंपोर्ट किए, उस समय किए थे, क्योंकि राजीव गांधी का एक सपना था कि हमें बहुत अच्छे थिएटर बनाना है, बहुत से सिनेमा बनाना है, हमें वर्ल्ड क्लास लेवल का सिनेमा ले जाना है। तो उन्होंने इसको अलग किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को अलग कर दिया। और इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये अलग रहेगा मंत्रालय, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
सर एक बार एडवर्टाइजमेंट कोड बता दीजिए। एडवर्टाइजिंग कोड तो हमने पहले ही बता दिया था, बताओ किसको याद है एडवर्टाइजिंग कोड, एक बार और बता दो। सर एडवर्टाइजिंग कोड गाइडलाइन सेट ऑफ गाइडलाइंस से एस्टेब्लिश करी थी जो उसने ASCI ने, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में। और इसके अंदर सर वही है कि ट्रुथफुल होनी चाहिए ऐड, और कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट अलाउड है, और ऐड ऐसी होनी चाहिए कि जो चिल्ड्रन जिद करे घर वालों से कि दिला दो, और क्या कहते हैं वो होना चाहिए, क्या था, पब्लिक सेफ्टी के अराउंड होनी चाहिए, और हेल्थ जो हेल्थ एड्स है वो एक साइंटिफिक उनके कोई वो होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट जो दे रहा है कि उसे नॉलेज हो कि कुछ गलत ना हो जिससे कोई इफेक्ट ना हो पब्लिक को। बिल्कुल। तो और आप इसके अलावा क्लास कंप्लीट भी कर सकते हैं सर। ये क्लास आपकी अब कंप्लीटेड है। अब एक टिप्स उनके लिए जो बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब वो सोच रहे हैं कि हमारा कल पेपर है 11 बजे सुबह, तो हम कुछ पढ़ लें तो पास हो जाएं। तो उन बच्चों के लिए जो है 6-7 ऐसे क्वेश्चन है, वो मुझे पर्सनल भेजना, व्हाट्सएप में आपको कर दूंगा वो 6-7 क्वेश्चन, उसको पढ़ लेना, उसमें से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे इजीली। लेकिन वही बच्चे पढ़ना जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया वो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वो अपने सब पढ़ रखा है अच्छी तरह से, वो अच्छा है। ज़्यादा लालच के चक्कर में भी नुकसान हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है और उनको डर लग रहा है कि कल एग्ज़ाम है, हमें बहुत डर लग रहा है, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि रिस्क गेम है। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो आप पासिंग मार्क्स इजीली ले आओगे उनको पढ़कर। दूसरा टिप ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन याद करने के चक्कर में मत पढ़ो। आप एक क्वेश्चन के 10 पॉइंट बना लो, 5-5, 6-6 पॉइंट बना लो, उनको याद कर लो। बहुत लंबा लंबा आंसर याद करोगे तो एक तो पहले आपके पास समय कम बचा है, कल ही पेपर है, हाथ पैर पहले ही फूल रहे हैं, बहुत सारा पढ़ने बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सांस अटक जाएगी, ऐसा ना हो हार्ट अटैक ही हो जाए। तो वो बच्चे क्या करें, हर क्वेश्चन के अंदर 5-6 पॉइंट बस याद कर लें। 5-6 लाइनें कहने का मतलब है मेरा, 6-7 लाइनें। बाकी क्रिएशन सबके पास है, सब क्रिएटिव हैं, बच्चे खुद बना सकते हैं अच्छी चीज़ें। तो वो क्या करें, उसको 6 पॉइंट को मतलब एक पॉइंट को अगर 4 लाइनों में बनाएंगे तो 24-25 लाइन का उनका आंसर तैयार हो जाएगा। मतलब 3-4 पेज का, 5 पेज का आंसर तैयार हो जाएगा उन्हीं 6-7 पॉइंट से। तो ऐसा करें वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। चलो बाकी कुछ पूछना है प्रीति आपको? सर हाँ जी जैसे 2019 में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो ये हाँ। चांस है आपकी बार भी कि कुछ ऐसे इस बार भी आ जाएगा? इतने क्वेश्चन जितने भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आए आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप अटेम्प्ट कर लोगे पूरा पेपर। उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करो जो मैंने 17 क्वेश्चन दिए। ठीक है सर। बोलिए प्रीति, आप भी कुछ पूछ रहे थे? सर थैंक यू, हो गया जो गाइडेंस हो गई। नहीं समझ में आ रहा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सारण समझ नहीं आया था तो अब क्लियर हो गया। प्रसारण वाला पूछ रहे हो? सर प्रसारण वाला मुझे क्लियर हो गया। अच्छा। कंफ्यूजन ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं इसका वीडियो आपको भेजूंगा भी और यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वहाँ पे कमेंट जरूर करें, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है इन क्लासेस से। उतना मेरा रिक्वेस्ट है कि सबको कि एक एक कमेंट, जितने भी बच्चे हैं, मेरे ख्याल से आज 40 बच्चों के आसपास क्लास अटेंड किया आपने, पीक आवर में 39 के आसपास बच्चे थे। तो जितने भी बच्चे हैं वो कमेंट करके ज़रूर यूट्यूब पे एक बार बताएं कि क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम।